ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी डन सम क्वेश्चंस। क्वेश्चन है हमारे पास में कि ए मास ऑफ 4 kg लाइज ऑन ए प्लेन मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, रिजॉल्व इट्स वेट अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, इसका वेट फाइंड आउट करना है अलोंग एंड परपेंडिकुलर। बहुत ध्यान समझिएगा, ये क्वेश्चन हमें दे रखा है कि ये एक इंक्लाइनेशन है, इस इंक्लाइनेशन का हॉरिजॉन्टल के साथ में 30 डिग्री का एंगल है। ओके, इसके ऊपर एक मास रखा हुआ है, जो मास है हमारा 4 kg। इस इंक्लाइंड सरफेस पर मास रखा हुआ है और इस इंक्लाइंड सरफेस ने हॉरिजॉन्टल के साथ में कितना एंगल बनाया हुआ है, 30 डिग्री का। ओके, नाउ दिस ब्लॉक क्या इंपैक्ट डालेगा, तो इसका जो वेट फोर्स होगा, दिस वेट फोर्स बिकम्स डाउनवर्ड। ओके, जिसका वेट फोर्स होगा वो किधर की ओर लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये तो इसका एक्सिस के अलोंग हो गया, दिस इज एंड दिस इज। तो यहां पर अगर ये एंगल 30 डिग्री है, तो अब मुझे इन एंगल्स को फाइंड आउट करना है कि ये एंगल कितने होंगे। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करते हैं, देखो इसको थोड़ा सा हम इसी लाइन पे ले लेते हैं, तो एंगल देखने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। दिस वन एंड दिस वन। ओके, तो ये लाइन, इसी लाइन पे हमने ले लिया इसको, जिससे एंगल देखने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब हमें एंगल फाइंड आउट करना है कि एंगल कितना होगा। तो यहां पर हम ये देख रहे हैं कि दिस एंगल इज 30 डिग्री। ओके, अगर मैं इस लाइन को पूरा यहां मैच कर देता हूं, इस जगह पे अगर मैं इस लाइन को पूरा यहां मैच कर देता हूं, तो अगर पूरा यहां मैच कर दिया तो ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो 90 और 30 कितना हो गया, 120। एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का वैल्यू कितना होता है, 180। तो 90 30 120, रिमेनिंग कितना रहा, 60। और अगर ये 60 है तो फिर ये रिमेनिंग कितना रहा, 30। गॉट इट, वापस समझिए। अगर हम इसको थोड़ा सा ड्रॉ करके नीचे तक टच कर देते हैं, तो ये 30 था, ये कितना हो गया तुम्हारा 90। ये 90 हो गया, तो रिमेनिंग कितना बचा, 60। और अगर ये 60 है तो ये कितना हो गया, 30, क्योंकि ये भी तो आपस में 90 पे है। ओके, तो दिस इज योर 30 डिग्री एंगल। In our previous video, we see that the angle which makes the axis which makes an angle got a cos theta component and the axis which not makes an angle got a sin theta component। यानी सीधा सा समझो कि जिस एक्सिस के साथ में एंगल बनेगा उसका कंपोनेंट हमेशा cos थीटा होगा, और जिसके साथ में एंगल नहीं बनेगा उसका कंपोनेंट हमेशा sin थीटा होगा। तो यहां पर ये एंगल इस एक्सिस के साथ बन रहा है, तो mg को जब मैं रिसॉल्व करूंगा, क्योंकि मेरा रिजल्टेंट कौन है, mg, वहां रिजल्टेंट कौन था, a, यहां रिजल्टेंट कौन है, mg। तो mg का ये कंपोनेंट कौन होगा, mg cos थीटा, और ये कंपोनेंट कौन होगा, mg sin थीटा। ठीक है, sin थीटा जो कंपोनेंट होता है वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट कहलाता है, और cos थीटा कंपोनेंट होता है वो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहलाता है। ओके, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं सबसे पहले वेट कंपोनेंट की। तो अलोंग एक्सिस अगर हम बात करते हैं, तो अलोंग एक्सिस कौन सा कंपोनेंट है, साइन थीटा, और परपेंडिकुलर टू एक्सिस कौन सा कंपोनेंट है, कॉस थीटा। तो यहां पर हम लिखते हैं वेट अलोंग एक्सिस, W इक्वल्स टू mg साइन थीटा। अलोंग एक्सिस यही है, m ले लिया 4, g हो गया 10, एंड साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 30।
साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 देन 20 kg न्यूटन। दिस इज योर वेट। ओके, या 20 न्यूटन भी लिख सकते हैं क्योंकि वेट इज द फोर्स। वेट क्या है आपका? फोर्स। वेट फोर्स पूछा है हमसे, तो वेट इज द फॉर्म ऑफ फोर्स। तो ये तो अलोंग एक्सिस हो गया। अब वेट परपेंडिकुलर टू एक्सिस। तो परपेंडिकुलर टू एक्सिस कौन हुआ? W इक्वल्स टू mg cos थीटा देन mg cos 30। तो m की वैल्यू कितनी है तुम्हारी? 4, g is 10 and this is √3/2। तो ये आपका 20√3 न्यूटन ये आ गया। तो ये आपने वेट को रिजॉल्व कर दिया हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस में। गॉट इट? ठीक है, समझ में आ गई सारी चीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर p is 4√3 and 4. What is the angle made by p with positive x axis? Good question. आपको x और y कंपोनेंट गिवन है और आपसे कहा गया है कि जो वेक्टर p है ये वेक्टर p एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, यानी आपको थीटा फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? थीटा फाइंड आउट करना है। आपको px और py गिवन है, तो px कितना? px की वैल्यू है आपकी 4√3 और py की वैल्यू है आपकी 4। तो आपसे पूछा व्हाट इज द एंगल थीटा। ठीक है, तो इसके लिए सीधा सा कॉन्सेप्ट क्या लगाते हैं हम लोग कि cos थीटा जब निकालेंगे तो cos थीटा के लिए यहां पर हम देखें ये, तो cos थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, इसी तरह से साइन थीटा इज द परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो साइन अपॉन कॉस कर देते हैं। ठीक है, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कर दिया तो ये हो गया tan थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू में क्या है आपकी? py 4/p। तो दिस इज 1/√3। तो 1/√3 tan थीटा के कौन से एंगल की वैल्यू होती है? 30 डिग्री की। तो यहां पर थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/√3, दिस इज 30 डिग्री। गॉट इट? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेट कैन नॉट एंटर इनटू द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज इन एनी न्यूली प्रपोज्ड सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, तो कौन विच इज सेट कैन नॉट enter into the list of fundamental quantities in any newly proposed system of unit? Length, mass, velocity, pressure, density, velocity, force, velocity, time, force, momentum, time। ठीक है, तो यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा कि हम बात कर रहे हैं विच सेट कैन नॉट एंटर इनटू द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज में कौन कौन आते हैं? एम, एल, टी, उसके बाद में टेम्परेचर, टेम्परेचर के बाद में करंट, करंट के बाद में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बाद में ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ओके, तो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो लेंथ, मास और वेलोसिटी, देन फोर्स, वेलोसिटी, टाइम, फोर्स, मोमेंटम, टाइम। ओके, तो हियर वी टेक द प्रेशर
pressure, density and velocity. This set cannot enter the list of fundamental quantities. ठीक है, तो किसी भी न्यूली प्रपोज्ड सिस्टम के अंदर प्रेशर, डेंसिटी और वेलोसिटी को हम न्यूली फंडामेंटल क्वांटिटीज की फॉर्म में अप्लाई नहीं कर सकते या एज्यूम नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर कैन नॉट एंटर्स इनटू द फंडामेंटल सिस्टम ऑफ क्वांटिटीज. ओके, चलिए अब हम बात करते हैं यहां पर कि किसी भी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कैसे किया जाता है. तो किसी भी क्वांटिटी का, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने की 4 स्टेप है. बताता हूं मैं आपको, देखिएगा. तो फॉर फाइंडिंग मैग्नीट्यूड, चलिए सबसे पहला फर्स्ट सेलेक्ट कोफिशिएंट ऑफ आई कैप, जे कैप, के कैप. सबसे पहले तो हम कोफिशिएंट्स को सेलेक्ट करते हैं, आई कैप, जे कैप एंड के कैप. नाउ स्क्वायर दें. फिर जो कोफिशिएंट हमने सेलेक्ट किए उनका स्क्वायर करते हैं. फिर नाउ एडिंग देम, उनका स्क्वायर करके उनका ऐड कर देते हैं, उन्हें ऐड कर देते हैं. एंड एट लास्ट टेक स्क्वायर रूट ऑफ देम, फिर उनका स्क्वायर रूट ले लेते हैं. तो ये 4 टर्म्स हैं. इन 4 टर्म्स के बेस पे हम किसी भी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं. तो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के पहली स्टेप क्या है? टेक या चूज द कोफिशिएंट ऑफ आई कैप, जे कैप, के कैप. सेकंड स्क्वायरिंग देम. थर्ड एडिंग देम. एंड फोर्थ टेक द स्क्वायर रूट ऑफ देम. ठीक है, जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन ले लेते हैं हम साथ में. हमसे क्वेश्चन में कहा गया है वेक्टर ऑफ ए 2i कैप, 3j कैप -4k cap. This vector which you have given, vector of A equals to 2i cap plus 3j cap minus 4k cap. आपसे पूछा गया है कि इसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कीजिए. तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ यूनिट वेक्टर? A cap equals to vector of A upon magnitude of A. This is the formula of your unit vector. ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहां पर वेक्टर ऑफ ए तो गिवन है, मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है. तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखो आई कैप, जे कैप, के कैप का कोफिशिएंट. आई कैप का कोफिशिएंट 2, जे कैप का 3 और के कैप का -4. तो ले लिया और उसका स्क्वायर कर दिया. तो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर. हो गया यहां तक. अब एडिंग देम, प्लस प्लस. ओके, नाउ टेक स्क्वायर रूट ऑफ देम. तो व्हेन यू सॉल्व इट देन यू गॉट 4, 9, 16. दिस इज योर रूट 29. ओके, तो अब जब आप वेक्टर यूनिट वेक्टर ए कैप फाइंड आउट करोगे तो आपके पास मैग्नीट्यूड आ गया. तो आप वैल्यू पुट कर दो. दिस इज योर आंसर. ओके, तो ये वैल्यू आपने पुट कर दी. तो यहां से वैल्यू किसके निकल के आ गई? आपके पास ए कैप यूनिट वेक्टर की वैल्यू आपने यहां पर फाइंड आउट कर ली. ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं. ऐसे यहां पर आपसे पूछा गया है वेक्टर ऑफ ए है आपके पास आई कैप माइनस जे कैप और ए कैप पूछा है आपसे. ठीक है, तो वापस वही चीज, वेक्टर ऑफ ए तो एज इट इज
अब इसका जब मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करोगे तो यहां पर आई कैप का कोफिशिएंट कितना है 1, जे कैप का कोफिशिएंट कितना है -1, तो 1 और -1 को अलग कर लो, उनका स्क्वायर कर दो, उन्हें ऐड कर दो और स्क्वायर रूट ले लो। तो देखो ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो आई कैप माइनस जे कैप अपॉन √2, ये इसका आंसर हो गया। बहुत सिंपल है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि ये क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन और है, देखो, वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए फोर्स ऑफ 40 न्यूटन इज 20 न्यूटन। एक कंपोनेंट हमें दे रखा है, फोर्स तो है 40 न्यूटन, और इसका एक कंपोनेंट हमें दे रखा है 20 न्यूटन। फोर्स कितना है 40 न्यूटन एंड वन कंपोनेंट इज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट is 20 Newton. Find the angle it makes with the component and magnitude of other component. तो आपको एक तो एंगल फाइंड आउट करना है जो इस कंपोनेंट के साथ बन रहा है, और अदर कंपोनेंट देखना है, ठीक है। तो इसको हम fx बोल देते हैं। तो दिस इज योर fx इज 20 न्यूटन। एक तो ये एंगल फाइंड आउट करना है आपको, और एक आपको fy निकालना है, ठीक है। और f कितना दे रखा है तुम्हें 40 न्यूटन। ये पूरी पिक्चर सामने आ गई। F मुझे दे रखा है 40 न्यूटन, वन कंपोनेंट दे रखा है 20 न्यूटन, तो मुझे एक तो अनदर कंपोनेंट निकालना है और एक एंगल निकालना है, ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। ओके, तो अब यहां पर हम क्या करते हैं कि हमने एक फॉर्मूला निकाला था कि Fx इक्वल्स टू होता है F cos थीटा, Fx इक्वल्स टू F cos थीटा। तो Fx कितना है 20, f कितना है 40 एंड दिस इज cos थीटा। fx तो है 20 और f है 40, तो यहां से cos थीटा की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। तो 1/2 किसके लिए होती है 60 डिग्री के लिए, तो थीटा कितना आ गया 60। तो ये आपका एंगल तो आ गया। अब आपको fy निकालना है अनदर कंपोनेंट, तो fy इक्वल्स टू Fy इक्वल्स टू आ गया आपका 20√3 न्यूटन। तो ये आपका अनदर कंपोनेंट आ गया। ओके, तो इस तरह से जो रिजोल्यूशंस होते हैं वेक्टर्स के, उन रिजोल्यूशंस के बेस पे हम इजी गोइंग यहां पर हम वेक्टर्स की वैल्यूज निकाल सकते हैं, उनके कंपोनेंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।